जी कैसे हैं? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर के पहले थोड़ा सा रिव्यू हो जाए शॉर्ट में 15-20 मिनट का। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, रिव्यू हो जाए तो अच्छा रहेगा। राकेश जी स्लाइड्स आप करिए स्क्रीन शेयरिंग। यस, मैं करता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन आपको? बिल्कुल 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 दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है। तो राकेश जी स्टार्ट करते हैं। बहुत क्विक सेशन लेंगे अपन टीएलडी डोमेन को लेके, क्योंकि हम लगातार 3 दिन से जो स्लाइड दिखा रहे हैं, कल ये स्लाइड में बहुत से चेंजेस हो जाएंगे। परसों तो खैर बहुत जबरदस्त प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज के जूम सेशन में। ये जूम सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम 16 तारीख के नजदीक आते जा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज के लिए अश्योर कर देता हूँ कि ये जितने भी सेशंस है, जितनी भी नॉलेज जो अभी आप लोगों को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं आपको मार्केट में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बेसिकली जो टीएलडी डोमेन है, जो कि वर्ल्ड में एक यूनिक प्रोडक्ट है और सिर्फ MMIT और SBG आपको अवेलेबल करा रही है। तो ये प्रोडक्ट का एक फटाफट रिव्यू लेते हैं। वेलकम टू मैंगो ट्री। जैसा कि आप सभी को पता है कि SBG का एक नेटिव टोकन है, अपना खुद का नेटिव टोकन है MMIT। तो MMIT का ब्लॉकचेन बिल्कुल रेडी है और जो टेस्टिंग फेज था वो भी कंप्लीट हो गया है। MMIT जो है एक मैंगो ट्री के नाम से MMIT का मैंगो का एक वॉलेट भी है, जो कि मल्टी क्रिप्टो वॉलेट है। वो भी आपको 16 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा। ब्लॉकचेन भी आपकी लाइव हो रही है टीएलडी डोमेन के साथ में। एक साथ 2-3 गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। साथ के साथ एक बहुत ही वंडरफुल प्लान जो है 16 तारीख को आप लोगों के सामने आने वाला है। प्लान को लेके इतनी एक्साइटमेंट है दोस्तों कि मैं मतलब लाइफ में ऐसे बहुत रेयर प्लान होते हैं जिसके अंदर कि हम आपको ये बोले कि एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट और बहुत यूटिलाइज तरीके से अगर आप सोशल मीडिया को हैंडल कर पाए तो डेफिनेटली जो है आप बहुत अच्छा वहां से पैसा बना के जाने वाले हैं। तो एक बार मैं दोबारा वेलकम करता हूँ मैंगो ट्री में बिगेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ MMIT, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय SBG ग्लोबल इकोसिस्टम। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जर्नी ऑफ वेब 3.0। देखिए 2-3 दिन से जो लोग लगातार सुन रहे हैं वेब 3.0 की इंपॉर्टेंस उनको पता ही है। तो वेब 3.0 बेसिकली एक थर्ड जनरेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का। क्योंकि जब इंटरनेट अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में था, 1990 की मैं बात कर रहा हूँ। 1990 मतलब वो टाइम था जब हम लोग भी मतलब स्कूल में ही पढ़ा करते थे। जिस वक्त इंटरनेट जो था हिंदुस्तान में आया, या तमाम देशों में, जब हिंदुस्तान में मतलब तमाम देशों में इंटरनेट ने दस्तक दी, तो वो जो दौर था वो बहुत स्टार्टिंग फेज था। कंप्यूटर्स लोगों के पास में बहुत कम हुआ करते थे और जिनको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज होती थी वही कंप्यूटर रखा करते थे। लैपटॉप उस टाइम पे आए नहीं थे। तो उस टाइम पे जो जनरेशन 1 चलती थी वो थी वेब की। वेब 1.0 चलता रहा, जिसको कि हम बोलते हैं कि बहुत नर्सरी लेवल। जैसे एक बच्चा जो होता है वो जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो एक नर्सरी लेवल पे एडमिशन लेता है, फिर LKG UKG, मतलब धीरे धीरे करके उसके जनरेशन जो है आगे जाती है। तो बहुत स्टार्टिंग एज में इंटरनेट हुआ करता था। 1990 से लेकर सन 2000 तक का दशक जो था वो वेब 1.0 कहलाया। बहुत अर्ली स्टेज थी। उस वक्त इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी और जहां भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी कोई भी मतलब उस टाइम पे तमाम वेबसाइटें भी नहीं होती थी। अगर डेटा को आपको एक्सप्लोर भी करना पड़ता था तो आपको जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था वहां पे आपको एक IP एड्रेस यूज करना पड़ता था। उस वक्त डोमेन्स का मतलब बहुत ज्यादा चलन नहीं था। डोमेन्स एक तरीके से मैं कह सकता हूँ डोमेन्स हुआ ही नहीं करते थे। डोमेन की जगह लोग जो थे वो IP एड्रेस डाला करते थे और IP एड्रेस जो होते थे वो कंप्लीटली न्यूमेरिक फॉर्म में होते थे। वो उनको याद कर पाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए लोग डायरी में नोट करके लिखा करते थे और उसी को डाल करके वो इंटरनेट को एक्सेस किया कर पाते थे। इंटरनेट जो था शुरुआती दौर में वो 1 साइडेड था, क्योंकि जो भी डेटा आप इंटरनेट से मांगते थे इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता था, लेकिन आप खुद से कोई डेटा अपलोड नहीं कर पाते थे। कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन धीरे धीरे खत्म हुई और एक दौर ऐसा आया कि 2001 के अंदर जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने सेकंड जनरेशन में एंटर कर गया था। ये वो दौर था जब कि आप डेटा को डाउनलोड और अपलोड दोनों कर सकते थे। साथ के साथ आप IP एड्रेस से अलग हटके प्रॉपर एक डोमेन नेम भी डाल सकते थे। जैसे कि अगर मैं आज की तारीख में आपको बोलता हूँ, आपको अगर शॉपिंग करनी है ऑनलाइन तो सभी लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते हैं
तो flipkart.com आज की तारीख में टाइप करना बहुत आसान है। वहीं अगर फ्लिपकार्ट अपना डोमेन नेम नहीं रखे, एक आईपी एड्रेस अगर आपको दे दो, तो शायद आप में से बहुत से लोग जो है फ्लिपकार्ट में शॉपिंग नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं चीजों को बहुत आसान किया गया लोगों तक उसकी अप्रोच बनाने के लिए, और चीजें बहुत आसान हुई, इजीली अवेलेबल हुई। इसलिए इंटरनेट जो है धीरे धीरे करता करता पूरे वर्ल्ड में आज पूरा जाल बिछा चुका है। आज पूरा बैंकिंग सेक्टर इंटरनेट पे है, पूरा ट्रैवल सेक्टर इंटरनेट के ऊपर है, रियल एस्टेट आप देख रहे हैं, सारे सभी ऑफिस में कंप्यूटर है। मैं समझता हूँ आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा ऑफिस होगा जहां पर कंप्यूटर नहीं हो। कंप्यूटर भी धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो गया, इतना स्मार्ट हो गया और साइज में इतना छोटा हो गया कि लैपटॉप्स भी जो थे वो 2001 के बाद में आपने देखा होगा दोस्तों, लैपटॉप्स के फॉर्म में जो है कंप्यूटर आने लगे। तो कहीं ना कहीं जो हार्डवेयर था वो बहुत इजी अवेलेबल होने लग गया। इंटरनेट भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा अपनी अप्रोच बनाने लगा। तमाम बिजनेसेस थे वो अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आना शुरू हो गए, और ऐसा करते करते एक दौर सोशल मीडिया का भी आया। जब सोशल मीडिया में आपने ऑरकुट को भी देखा, फेसबुक को भी देखा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी जो चीजें थी इनकी फॉर्मेशन जो थी उसी दौर में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया अब एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू कर रही थी, बहुत ज्यादा सोशल होना शुरू कर रही थी डिजिटली। मतलब एक दौर था जब मैं ये कह सकता हूँ कि आप जब अपने कॉलोनी में रहते थे तो केवल आप अपने आस पड़ोसी, अपने गांव या क्षेत्र को जानते थे। लेकिन जब से इंटरनेट ग्लोबल हुआ है और सोशल मीडिया साइट्स आई हैं वेब 2.0 में, तो आपके तमाम फेसबुक पे दोस्त आज अब्रॉड भी बैठे हैं। मतलब आप उनसे अगर इंडिया में बैठे तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी अपने फ्रेंड बना सकते हैं, तमाम उन कंट्रीज में जहां पर कि सोशल मीडिया वेब अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अपलोड और डाउनलोड होने की वजह से कहीं ना कहीं डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज करता था, आपका खुद का डेटा कॉम्प्रोमाइज करता था। और कॉम्प्रोमाइज करने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो देखने को मिला वेब 2.0 के अंदर, कि एक प्राइवेसी जो होती थी वो कहीं ना कहीं ब्रीच होनी स्टार्ट हो गई। हैकर्स भी आने लग गए, डेटा भी क्रैश करने लग गए, डेटा मैनिपुलेट होने लगा, बाजार में लोगों का पर्सनल डेटा बिकने लगा वेब्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं क्या था कि हम काम तो करते थे कंप्यूटर में, हमको लगता था कि हम सिंपल एक पासवर्ड डाल देंगे हमारा डेटा सिक्योर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं डेटा जो था थर्ड पार्टी सर्वर पे सेव ही था। आप अगर फेसबुक से लॉगिन करके अपने आप को लॉग आउट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक के पास आपका डेटा नहीं है। तमाम जितनी फोटोज या जितनी भी चैट्स है के सर्वर पे अपलोड है, और फेसबुक एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के पास आपने अपना प्राइवेट डेटा उनको होल्ड करा रखा है। वहीं गूगल को भी आपने अपना डेटा होल्ड करा रखा है। तमाम जितनी भी मेल्स है आपकी वो गूगल के सर्वर पे रखी है, आपके घर पे कोई सर्वर नहीं है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें सेंट्रलाइज थी, और सेंट्रलाइज होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको किसी भी सूरत में अपने डेटा को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता था। और यही डेटा को बेच बेच के बहुत सी कंपनी जो है करोड़ों रुपए बनाती है, हर साल बनाती है। और वेब 3.0 की जरूरत केवल और केवल इसलिए पड़ी कि अब जो डेटा है आप लोगों का, वो प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा या जितना भी आपका जनरल डेटा है, वो सब डिसेंट्रलाइज फॉर्म में मार्केट में रहेगा। डिसेंट्रलाइज फॉर्म का मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी या कोई थर्ड पार्टी आपके डेटा को लेकर के अपने पास स्टोर नहीं कर पाएगी। और जब ऐसी चीज नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत ट्रस्टफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। मतलब आप जो बात एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो बहुत सिक्योर रहेगी। मतलब आप भी खुल के बात कर पाएंगे, जैसा कि अभी आप नहीं कर पाते होंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं जब नॉर्मल कॉल करता हूँ तो मेरी रिकॉर्ड होती है, लेकिन व्हाट्सएप कॉल करता हूँ तो नहीं रिकॉर्ड होती है, ऐसा मानना बहुत से लोगों का है। लेकिन बहुत सी एप्लीकेशंस आज भी मार्केट में ऐसी हैं जहां पर कि व्हाट्सएप कॉल्स में रिकॉर्ड होती है। तो ऐसा सिर्फ हमारा भ्रम है कि हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन चीजें सारी होती हैं दोस्तों। तो वेब 3.0 के अंदर कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज हो जाएगा सारा मामला, तो आप बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। और क्योंकि फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर में अब सिर्फ और सिर्फ जो वर्किंग बची है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर के ही बची है, क्योंकि हर गवर्नमेंट, हर नागरिक का एक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का। तो कहीं ना कहीं वेब 3.0 के अंदर आपको ये चीज बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग फीचर के अंदर मिलने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर सर। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे वेब 1.0, 2.0, 3.0 के अंदर। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि वेब 1.0 और 2.0 के अंदर क्या कमियां थी कि वेब 3.0 की जरूरत पड़ी। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि डेटा क्वालिटी बहुत लो हुआ करती थी। लो यानी कि आज से लगभग 5-6 साल पहले जब आप यूट्यूब चलाते थे तो यूट्यूब से जो वीडियो आते थे वो बहुत HD फॉर्म में नहीं आते थे। वो उनके पिक्सल्स होते थे 720 पिक्सल्स होते थे, या बहुत रेयर ही ऐसे वीडियोस होंगे जिनका 1080 पिक्सल्स हुआ करता था। अब तो 4K वीडियोस और 8K वीडियोस भी आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या था कि बहुत से वीडियोस थे बहुत लो क्वालिटी के थे,
और लो क्वालिटी के साथ साथ जब हम उन वीडियोस को देखते थे तो वो वीडियो भी अटक अटक के चलते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट काम तो करता था पर रुला रुला के करता था। मतलब जिस वीडियो को देखने के लिए हमें 20 मिनट लगना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारे आधा घंटा या पौना घंटा खा जाता था, क्योंकि 1 मिनट चलता था और 30 सेकंड के लिए रुकता था। तो कहीं ना कहीं कंटेंट बहुत लो था, इंटरनेट भी बहुत लो था, हार्डवेयर भी बहुत लो डाउन थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल था बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं था। मतलब जो भी डेटा आप इंटरनेट से लेते थे आप उस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते थे, रिलायबल नहीं हो सकते थे। कहीं ना कहीं डेटा इंटरनेट से लेने के बाद आपको खुद को भी एनालिसिस करना पड़ता था। और सिक्योरिटी का इशू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी का इश्यूज बहुत ज्यादा वेब 1.0 और 2.0 के अंदर आपको देखने को मिला है। तो ये तमाम चीजें मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये स्लाइड केवल उन्हीं चीजों को दिखाती है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेजेस ऑफ वेब 3.0। अब मैंने डिसएडवांटेजेस तो आपको बता दिए कि वेब 1.0 और 2.0 में क्या क्या कमियां थी जिनको इम्प्रूव करा गया है वेब 3.0 के अंदर। और वेब 3.0 के अंदर अपने को क्या नया मिलने वाला है वो आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे नई चीज मिलने वाली है वो है रोबोस्ट एआई। रोबोस्ट एआई का मतलब होता है रोबोटिक फॉर्म में कई चीजें आपको दिखेंगी। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, मैं हर बार आपसे शेयर करता हूँ कि पहले एक टाइम होता था जब गाड़ी जो जितनी भी गाड़ियां हम लोग खरीदते थे चाहे वो कितनी महंगी से महंगी हो, हमको एक्सेलरेटर, क्लच, ब्रेक और कहीं ना कहीं स्टीयरिंग पे अपनी प्रेजेंस को रखना पड़ता था। जरा सी भी हम हमारी प्रेजेंस से आउट होते थे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते थे। लेकिन अब गाड़ी क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल पे चली गई है, तो गाड़ियों में एडास फीचर आ गया है। एडास फीचर एक ऐसा फीचर आ गया है कि अब आपको मतलब एक्सेलरेट करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, हाईवे पे ब्रेक की भी जरूरत नहीं है। इवन आप स्टीयरिंग से भी हाथ को हटा लेंगे तो जो लेन्स होती हैं सड़क के ऊपर, गाड़ियां उनको रीड करके चलती है। कोई भी चीज अचानक से आती है, कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो गाड़ी अपने आप अपने ब्रेक ले लेती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूरे रोड मैप को स्टडी करते हुए गाड़ियों ने अडॉप्ट कर लिया है। इवन दो अब तो मतलब ये भी सिस्टम आ गया गाड़ियों में, जैसे BMW का एक बहुत नया फीचर है, आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि जब आप गाड़ी लेकर के पार्किंग की तरफ जाते हैं तो कहीं पर भी अगर गाड़ी को स्पेस दिखता है कि यहाँ पर मैं पार्क हो सकती हूँ तो गाड़ी खुद आपको बताती है कि मेरे को पार्किंग की स्पेस दिख गई है और आप बोले तो मैं गाड़ी को यहाँ पार्क कर सकती हूँ। और अगर आप ऐसे में अगर आपने गाड़ी को पार्किंग की कमांड दे दी तो आपको स्टीयरिंग से हाथ हटा देना है, रेस और ब्रेक से पैर हटा देना है, गाड़ी ऑटोमेटिक आगे पीछे होकर प्रॉपर तरीके से पार्किंग लग जाएगी, क्योंकि गाड़ी के अब 360 कैमरास आ चुके हैं। गाड़ी जो है अंदर से ज्यादा बाहर बहुत देख देख के खुद से चलने लग गई है। तो ये एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, हाईली सिक्योर्ड, जैसा मैं बता चुका हूँ। वेब 3.0 है, वो वेब 1.0 2.0 में जो सबसे मेजर इशू था हमारे प्राइवेसी डेटा को, वो सारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, डेटा हाईली सिक्योर्ड रहेगा। मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट, जैसे जैसे एप्लीकेशन बनती जा रही है, हर तरह की एप्लीकेशन है। इन दिनों आप व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे बहुत से कार्टून से चेहरे बने हुए आते हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं और वो जिस तरीके से मतलब कोई भी थॉट को बोल रहे हैं, तो ये सारा जो है एप्लीकेशंस के थ्रू डेवलप होता है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, तमाम जितनी भी एप्लीकेशंस अब जो बन रही हैं जो बहुत ज्यादा हाईटेक है, वो वेब 3.0 को डेफिनेटली सपोर्ट कर रही है। क्विक एंड फास्ट इसलिए है क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, हम कंप्यूटर में एक इनपुट देते थे, कुछ भी हमको कंप्यूटर पे काम होता था, हम पहले कंप्यूटर पे टाइप करते थे, कंप्यूटर को एक कमांड देते थे, सीपीयू जो होता था उसको प्रोसेस करता था एंड देन हमको कंप्यूटर आउटपुट देता था, यानी जो चीज हमने उनको कमांड दी उसका रिजल्ट कंप्यूटर हमें बाद में देता था प्रोसेस करके। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया अब कंप्यूटर खुद अपने आप में चीजों को रीड करता करता इतना एडवांस हो गया है कि कहीं ना कहीं जब आप इनपुट देते हैं तो वो पहले से समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि अगर आप वेब 3.0 के अंदर चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर, अगर उसमें आप ये लिखेंगे कि ये मेरा नाम है, ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, ये मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है, केवल इतना सा लिख करके अगर आप उसको बोलेंगे कि मुझे मेरा बायोडाटा बनाना है, तो आप यकीन मानिए दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर वो सारी चीजों को पढ़ के आपका बायोडाटा खुद बना के दे देगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कंप्यूटर ने हमारा काम कितना आसान कर दिया है कि कहाँ एक बायोडाटा के लिए हम लोग इतना परेशान होते थे कि हम इनको कैसे दिखाएंगे। आपको सिर्फ मोटा मोटा मैटर कंप्यूटर को देना है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक बायोडाटा बना के आपको दे देगा और टॉप लेवल के बायोडाटा बना के देगा। मतलब उसमें से आपको खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा बायोडाटा रखूं और कौन सा छोड़ूं, मतलब इतने तरह के पैटर्न्स बना के देगा। तो वेब 3.0 बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, इससे हमेशा कनेक्ट रहिए। और ये टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जो कि मार्केट में ऑलरेडी स्टैंड कर रही है, आप तक भी कुछ ही दिनों में आप तक भी पहुंच ही जाएगी। राकेश सर नेक्स्ट।
नेक्स्ट स्लाइड आके सर। फीचर्स ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 के फीचर्स क्या है? फीचर्स यहाँ पर केवल 4 ही फीचर लिखे हैं, बाकी फीचर्स तो बहुत ज्यादा है। पहला फीचर डिसेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोटोकॉल, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि प्राइवेसी को मेंटेन करना है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। तो वेब 3.0 के अंदर जो भी डेटा है सेंट्रलाइज नहीं है, यानी अगर मैं गूगल पे काम कर रहा हूँ तो गूगल के पास कोई अधिकार नहीं रहने वाला मेरे डेटा को लेकर के अपने पास स्टोर करने का, या फेसबुक पे काम करूंगा तो फेसबुक के पास से भी ये राइट चला जाएगा कि वो अपने डेटा को अपने पास रखेगा। यही रीजन है कि फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक से हटा करके मेटा कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मेटावर्स में ही जा रहा है, वेब 3.0 के अंदर ही जा रहा है। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम सब क्रिप्टो की दुनिया में है, तो क्रिप्टो जो है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक करेंसी है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये हाईली सिक्योर्ड होती है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है अपने आप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हाईली सिक्योर्ड है, अनब्रेकेबल है, अनहैकेबल है और हाईली फास्ट प्रोसेसिंग करने वाली टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं वेब 3.0 जो है इसी टेक्नोलॉजी को ऊपर अपने आप को आगे प्रोसीड करता है। प्राइवेट की ऑथेंटिकेशन का मतलब है आने वाले टाइम में आपको वो जमाना चला गया कि आप अपना पासवर्ड डालेंगे तो वो चीजें ओपन होंगी, या आप अपना फोन जब अनलॉक करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से फोन्स में अभी जो है थंब इम्प्रिंट है, आप अंगूठा लगाएंगे तो फोन ओपन होता है, या फिर आइरिस होती है जो आपके चेहरे की पहचान करके फोन ऑन होता है। जितने भी आईफोन्स आपने देखे होंगे वो फेस को रीड करके ऑन हो जाते हैं। लेकिन अब जो होगा प्राइवेट कीज आ जाएंगी, अब इनसे भी बहुत एडवांस चीज आ जाएगी, सिक्योर्ड हो जाएगा आपका जो भी डिवाइस है वो हाईली सिक्योर्ड रहेगा। उसको अगर गलती से वो चोरी भी हो गया तो उसको लोग उसको बाईपास करके और आपका डेटा निकाल लेते हैं। कई सॉफ्टवेयर से वो पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक प्राइवेट की नहीं डालेंगे आपका फोन बाईपास नहीं हो सकता। एडवांस एआई एल्गोरिथम मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम जो रहने वाली है वेब 3.0 का एक बहुत बड़ा फीचर है। मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक गाड़ी का एग्जाम्पल देकर के। तो ये तमाम फीचर्स है वेब 3.0 के, लेकिन ये तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत कम फीचर्स है। अगर हम इसको इलाबोरेट करना चाहें तो इसके ऊपर पूरी किताब बन चुकी है, आप पढ़ेंगे वेब 3.0 की, अगर आप पूरी बुक्स को स्टडी करेंगे तो तमाम जितनी भी रिसर्च होती आ रही है वो रिसर्च के अंदर जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो उसमें सबसे मेजर सिक्योरिटी है, डेटा को सिक्योर करना है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट करना है जो बहुत फास्ट हो, जो अनब्रेकेबल हो, जो अनरीच मतलब जिसको की हैक करना मुश्किल हो, जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन बहुत हाई लेवल पे हो, उसमें एडवांसमेंट यानी रोबोटिक टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करी गई हो। तो यही सारे फीचर्स है। मैं समझता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि कितना एडवांसमेंट जो है इस वेब के अंदर आपको मिलने वाला है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। प्रोडक्ट ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 के बारे में हम चर्चा तो कर ही रहे कि ये बहुत एडवांस्ड है, मतलब तमाम सारी चीजें, लेकिन इसके प्रोडक्ट क्या रहेंगे? मतलब ये वेब 3.0 के अंदर हमको प्रोडक्ट क्या मिलना है? मतलब ये एक शोरूम हो गया, पर इस शोरूम में मिलने क्या वाला है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक प्रोडक्ट तो जो आप और हम सब सभी तमाम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी है। वो एक वेब 3.0 का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बेस्ड है और वेब 3.0 ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। सेकंड, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आप यूज करेंगे आने वाले वक्त में, या कुछ लोग तो अभी भी यूज कर रहे होंगे, जैसे पैनकेकस्वैप हो गया, यूनिस्वैप्स हो गए, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हो गई, जो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाकर के डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। तो ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज इसलिए बोली जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज नहीं है, इनका डेटा किसी एक अथॉरिटी के पास में नहीं है, और इसी वजह से ये सिक्योर भी है। और सिक्योर होने के कारण जितनी भी टैब एप्लीकेशन है वो वेब 3.0 का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट भी है। थर्ड है मेटावर्स। मेटावर्स जो है वो आप वर्चुअल रियलिटी को, अगर आप में से बहुत से लोग ने एक पबजी गेम का नाम सुना होगा, और इंडिया में एक टाइम पे तो बहुत बड़ा फेमस गेम रहा है पबजी। उसके अंदर कुछ नहीं होता दोस्तों, चार दोस्त मिलकर एक टीम बनाते हैं अपने अपने मोबाइल पे, और अपने वर्चुअल कैरेक्टर को एक रियल मतलब उसमें रियल पिक्चर में ला करके और प्रॉपर तरीके से वैसे ही गेम को खेलते हैं जैसा कि अगर वो रियल कैरेक्टर होते और एक ऐसी बैटलफील्ड मिलती तो शायद वो बिल्कुल वैसे ही खेल पाते थे। और इसीलिए पबजी फेमस भी हुआ, क्योंकि जो वर्चुअल रियलिटी थी उसमें जो दिमाग, जो टैक्टिक्स, जो फॉर्मुलेशन आप लगाएंगे अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीम अप करेंगे, उसको आप वर्चुअली कर पा रहे थे, और करने की वजह से कहीं ना कहीं आप उस गेम के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे थे कि हम जो है हमारी टेक्निक के साथ में कैसे कैसे करके वर्चुअल रियलिटी में हमारी इंटेलिजेंस को प्रूव कर पा रहे हैं। तो वर्चुअल रियलिटी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इतनी नई भी नहीं है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गया है, क्योंकि दुनिया के जितने भी पायलट्स तैयार होते हैं दोस्तों वो सबसे पहले ट्रेनिंग लेते हैं तो एक वर्चुअल कॉकपिट के अंदर ही लेते हैं। क्योंकि आज अगर मैं पायलट बनना चाहता हूँ और मेरी पायलट की पढ़ाई चल रही है तो मुझे पहले दिन से प्रैक्टिस के लिए नया प्लेन या ओरिजिनल प्लेन नहीं दिया जाता, मुझे सबसे पहले एक वर्चुअल कॉकपिट दिया जाता है जो कि कमरा होता है। उसमें बैठने के बाद
साथ बिल्कुल वैसा ही फील कराया जाता है, वही कंट्रोल्स होते हैं जैसा कि एक प्लेन को उड़ाते वक्त होता है। जब वो आप एग्जाम पास कर लेते हैं वर्चुअल कॉकपिट का, उसके बाद ही आपको रियल प्लेन दिए जाते हैं। तो मतलब ये मेटावर्स है, ये आप धीरे धीरे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है, तो वेब 3.0 का ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। टॉप लेवल डोमेन जिसको लेकर के हम अभी आप लोगों के सामने पिछले 3 दिन से 4 दिन से चर्चा कर रहे हैं। टॉप लेवल डोमेन्स की थर्ड जनरेशन है दोस्तों ये भी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया आईपी एड्रेसेस हुआ करते थे जिनको याद रख पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो एक दौर निकल चुका और बहुत तेजी से निकला, क्योंकि लोग उस दौर को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर अवेलेबल नहीं हुआ करते थे और बहुत ज्यादा इंटरनेट की प्रेजेंस नहीं थी, कंप्यूटर के हार्डवेयर जो थे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, और यही तमाम रीजन थे कि उसके बाद में सेकंड जनरेशन आई और सेकंड जनरेशन में डोमेन्स आए तो बहुत सारी वेबसाइट आ गई, amazon.com आ गया, facebook.com आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, आपका फ्लिपकार्ट आ गया, मतलब तमाम जितनी भी वेबसाइट देख रहे हैं आज इंडिया के अंदर तमाम रियल एस्टेट जो भी है वो उनकी भी अपनी अपनी पर्सनल वेबसाइट है। तो वो डोमेन आने के बाद सेकंड जनरेशन में पॉसिबल हुआ। टॉप लेवल डोमेन जो है वेब 3.0 का बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। यहाँ पर क्या होगा कि जो सर्वर है वो डिसेंट्रलाइज रहेगा, पहले तो सेंट्रलाइज सर्वर हुआ करता था डीएनएस, वो अब चेंज हो जाएगा, बहुत एडवांस सर्वर हो जाएगा, आपका डेटा हाईली सिक्योर रहेगा, मैनिपुलेट नहीं हो पाएगा, हैक नहीं हो पाएगा। तो टॉप लेवल डोमेन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है और आने वाले वक्त में जितनी तमाम वेबसाइटें अभी चल रही है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो आपका फेसबुक को, वो सारी की सारी जो है टॉप लेवल डोमेन में बहुत सी वेबसाइट शिफ्ट हो चुकी है, बहुत सी भी हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, डिमांड बहुत हाई है इसकी और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब राकेश जी ये जो टॉप लेवल डोमेन है इसकी तारीफ तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ही हम जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये भी। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। बेनिफिट ऑफ MMIT वेब 3.0 डोमेन, अभी चर्चा हुई थी कि वेब 3.0 क्या चीज है ना, और टॉप लेवल डोमेन क्या चीज है, लेकिन इन सारी चीजों से अलग हटके जो आज हमारे साथ में जो 2500 लोग बैठे हैं वो ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं, वो MMIT के लोग हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इससे हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कि अगर आज MMIT का वेब 3.0 का TLD डोमेन अगर हम ले लेंगे तो हमको क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आप MMIT के वेब 3.0 TLD डोमेन को बना लेते हैं तो सबसे पहला काम तो जो आपके लिए आसान हो जाएगा वो हो जाएगा कि क्रिप्टो का लेन देन जो है उस डोमेन के साथ में आप बहुत इजी वे में कर पाएंगे। यानी कि अब तक जो भी क्रिप्टो का लेन देन करते थे आपको कोई ना कोई वॉलेट का एड्रेस चाहिए होता था और कौन सी ब्लॉकचेन का वो एड्रेस चाहिए होता था, मतलब वो एक अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस होता था। जो लोग क्रिप्टो को जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि उसमें नंबर्स भी होते थे और अल्फाबेट्स भी होते थे, उनको याद कर पाना करीब करीब पॉसिबल था। लेकिन ये चीज याद करना बड़ा आसान है कि अगर आप मुझे भेजेंगे तो आपको केवल deepak.mmit लिखना है तो क्रिप्टो मेरे पास में आ जाएगी। तो ये चीज याद रखना बहुत आसान है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब एक टाइम पे आईपी एड्रेस को याद करना मुश्किल था लेकिन डोमेन को याद करना आसान हुआ, वैसे ही आज एड्रेसेस को याद करना मुश्किल है, लेकिन आप जब .mmit के डोमेन को याद करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है MMIT का TLD डोमेन का सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर तो यही रहने वाला है कि आपका क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन बहुत इजी हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्रिप्टो के एड्रेस याद नहीं करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है एलिमिनेशन ऑफ लॉन्ग क्रिप्टो एड्रेसेस, वो इसी बात को कहता है। लाइफ लॉन्ग ओनरशिप, यानी एक बार आपने डोमेन अपने नाम पे कर लिया तो डोमेन आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसका कोई किराया नहीं, कोई रिन्यूअल नहीं, कुछ नहीं है। लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको इसको लेना चाहिए और लेना भी इस लेवल पे चाहिए कि घर में अगर 4 मेंबर है तो चारों के पास में डोमेन होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे आज छोटे हैं कल आगे जाके बड़े होंगे क्रिप्टो की दुनिया में, उनको पैर रखना है, आगे चल के उनको ट्रांजेक्शंस करनी है, तमाम सारी चीजें करनी है। ऐसे में जो डोमेन आज उनके लिए अवेलेबल है आगे चल के वो डोमेन हो सकता है उनके लिए अवेलेबल ना हो पाए। तो कोशिश करेंगे कि हम घर में सभी के लिए डोमेन्स को बुक कर पाए। फ्री वेब होस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया डोमेन है तो वेब होस्टिंग आप कर ही पाएंगे। एनहांस कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बता दिया कि जब आप क्रिप्टो को इजीली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे तो आपकी तमाम, जैसे कि मैं आज बताता हूँ, एक टाइम था जब राशन कार्ड अलग हुआ करता था, पैन कार्ड अलग हुआ करता था, पासपोर्ट अलग हुआ करता था, बैंक डिटेल अलग हुआ करती थी। ये सारी चीजें होने के बाद में गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया आधार कार्ड, और एक ही चीज बोली कि ये आपका आधार कार्ड है, इससे सारी चीजों को लिंक कर दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि आधार कार्ड को लिंक करने से कितना बड़ा बेनिफिट हो गया कि आज इंडिया में आप जब भी एक सिम कार्ड भी खरीदते हैं तो आपसे कुछ नहीं मांगा जाता, कोई फोटोकॉपी वगैरह कुछ नहीं। एक छोटा सा डिवाइस होता है, आपका अंगूठा लगाया जाता है, जैसे आपका अंगूठा लगाया जाता है आपकी फोटो, आपका एड्रेस वगैरह सारा डेटा उनके पास में आ जाता है और आने के बाद में आपको सिम अलॉट हो जाती है।
आप समझ सकते हैं कि आपका बैंकिंग ITR को फाइल करना, मतलब तमाम चीजें इजी हो गई केवल एक आधार कार्ड से, क्योंकि आधार कार्ड जो एक बड़ा बहुत यूनिक होता है। MMIT के ऊपर भी जब आप TLD डोमेन लेंगे वो भी सबसे ज्यादा यूनिक होने वाला है। तो तमाम चीजों की रिक्वायरमेंट आपकी खत्म हो जाएगी, आपका सिर्फ एक छोटा सा MMIT का डोमेन जो है तमाम सारे काम को कंप्लीट कर पाएगा। मेक्स वीडियो कॉल्स एंड वॉइस कॉल, जैसा कि आप व्हाट्सएप के अंदर करते हैं वही सारी चीजें यहाँ भी कर पाएंगे। बूस्ट योर सोशल प्रेजेंस को आप बूस्ट कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि अभी तक फेसबुक एक वेबसाइट थी और आप सिर्फ उसमें अपना अकाउंट ओपन करते थे, लेकिन अब आप खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ दोस्तों कि अकाउंट खोलना और एक वेबसाइट का ओनर होना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कि फेसबुक के अंदर अभी आपका सिर्फ एक अकाउंट चल रहा है और ऐसे तमाम जितने भी लोग हैं उनके अकाउंट चल रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की वेबसाइट नहीं चल रही है। तो आपकी सोशल प्रेजेंस तो है पर वो बूस्ट नहीं कर रही। वो बूस्ट तब करेगी जब आप .MMIT पे आ जाएंगे। यानी आपका केवल ऐसा नहीं रहेगा कि आप फेसबुक में सिर्फ आपका नाम सर्च कर रहे हैं तो तमाम नामों में से हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि हम किसको जानते हैं। हम सीधा नाम के आगे .MMIT लगाएंगे तो हम कनेक्ट कर पाएंगे सीधा आपकी प्रोफाइल से, और उसी के अंदर आप अपना फेसबुक लिंक कर लीजिए, इंस्टाग्राम कर लीजिए, ट्विटर कर लीजिए, मतलब तमाम सारी साइटें उस एक डोमेन से लिंक हो जाएंगी। एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन सपोर्ट, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितने भी तमाम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं वो MMIT TLD पे आपको सपोर्ट देने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कुछ जो है फीचर्स मैंने आपको बताया MMIT के होल्डर्स को मिलने वाला है ना। सबसे बड़ा बेनिफिट कि ठीक है, मैंने आपको वेब 3.0 भी बताया, मैंने आपको TLD डोमेन भी बताया, मैंने ये भी बताया कि वेब 3.0 की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें बनाने के बाद में फिर भी आज की तारीख में जितने भी लोग हमारे जूम में प्रेजेंट है उनका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई MMIT क्यों, और बहुत से इसमें ऐसे लोग होंगे जिन्होंने MMIT होल्ड भी कर रखा है। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि MMIT को लेकर के मैनेजमेंट या इसके डेवलपर्स या इसके फाउंडर्स की जो सोच रही है वो ये रही है कि MMIT एक मीम प्लेटफॉर्म का टोकन है। मीम प्लेटफॉर्म एक ऐसा टोकन है जिसने पिछले 2-3 सालों में लोगों को करोड़ों रुपए कमा के दिए। मतलब हमारे आंखों के सामने देखते देखते सन 2021 के अंदर एक छोटा सा मीम कॉइन आता है और उसने लोगों को इतना पैसा कमा के दिया, इतना। मीम कॉइन्स क्या होते हैं दोस्तों? मीम कॉइन्स कंप्लीटली कम्युनिटी बेस्ड कॉइन्स होते हैं और ये इजी टू अवेलेबल होते हैं और बहुत मतलब एक ऐसी प्राइस में अवेलेबल होते हैं कि उस कम प्राइस में आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है, क्योंकि इनकी जो सप्लाई होती है वो ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस में होती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस में होने की वजह से कहीं अगर इसका यूज केस नहीं है, इसका सपोर्टिव एप्लीकेशंस आपके साथ में पास में नहीं है, या आप इसको फ्यूचर में ये नहीं बता सकते कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इसकी प्राइस को मेंटेन कर पाने में कहीं ना कहीं चैलेंज आता है। लेकिन TLD डोमेन का जो प्रोग्राम है उसमें मैनेजमेंट इसको मैंगो ट्री और मैंगो ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएट किया है। तो MMIT के जितने भी होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, बहुत अच्छी जबरदस्त गुड न्यूज है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर TLD डोमेन जो है MMIT से बुक करे जाएंगे। जब MMIT से बुक करे जाएंगे तो आप ये देखिएगा कि नंबर ऑफ होल्डर्स, जैसा हमारा टारगेट है आने वाले 2 से 3 महीने में हमको 1 करोड़ की कम्युनिटी को टच करना है। 1 करोड़ की कम्युनिटी टच होने के बाद में दोस्तों मैं ये बेयर मिनिमम मान के चलता हूँ कि MMIT के जो होल्डर्स हैं वो 50 से 60 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। 50 से 60 लाख को क्रॉस करना एक बहुत बड़ा फिगर होता है एक मीम कॉइन के लिए। और इतने होल्डर्स बनने के बाद में आप समझ सकते हैं कि MMIT का जो प्राइस है, जैसा कि आपने पास्ट कुछ महीनों में भी देखा होगा, MMIT ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। कहीं ना कहीं वो अपने हाई को भी यहाँ ब्रेक कर जाएगा। तो TLD डोमेन जितने भी बुक होंगे वो सब MMIT से होने वाले हैं। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंगो ब्लॉकचेन बनके बिल्कुल रेडी है और आप ही लोगों के सामने लॉन्च होने जा रही है अगले 2 से 3 दिन में। तो जितने भी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगे, मैंगो वॉलेट के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगे, आप चाहे वो उसको स्वैप करेंगे, आप सेल करेंगे, आप चाहे उसको बाय करेंगे, जितने भी चीजें एक्टिविटी आप उस वॉलेट के अंदर उस ब्लॉकचेन के थ्रू करना चाहेंगे, वहां पर जो फी लगेगा, जो एक तरीके से कहते हैं कि हम जो फीस आप पे करोगे वो MMIT में करोगे। और जब फी आपकी MMIT में पे होने लग गई तो आप समझ सकते हैं कि MMIT का प्राइस कितना ऊपर जाने वाला है और कितना स्टेबल तरीके से मेंटेन होने वाला है। क्योंकि आज से पहले जब आप फी पे कर रहे थे तो आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में BNB को, बाइनेंस स्मार्ट चेन को मेंटेन करके रखना पड़ता था, क्योंकि ट्रांजैक्शन आप चाहे किसी भी टोकन में करें पर फी जो थी BNB में जाती थी, क्योंकि ब्लॉकचेन BNB की थी। अभी जो फी जाएगा वो MMIT का जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन मैंगो की ब्लॉकचेन है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि MMIT को लेकर के बहुत एग्रेसिवली जो है मैनेजमेंट इसको पार्टिसिपेट कर रहा है और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है MMIT को एग्रेसिवली ले। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि
आज अगर MMIT को हो सकता है तमाम कुछ लोगों में अभी भी लगता हो कुछ इफेक्ट बट्स हो, लेकिन आने वाले 1 महीने में आपको ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ग्राफ है वो बहुत रॉकेटली हाई जाने वाला है। सारी चीजें MMIT के टोकन को सपोर्ट करने वाली है, विदर इट इज मैंगो ब्लॉकचेन, मैंगो वॉलेट या TLD डोमेन। ये MMIT को लेकर के बहुत बड़ा प्रोग्राम जो कि आने वाले 2 दिन में लॉन्च होने जा रहा है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी प्रेजेंस को बना के रखें और तहे दिल से मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बहुत मतलब प्रीशियसली सुना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राकेश सर, मेरी प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर अभी कंप्लीट होती है और सभी लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, एक एक करके जो दिन आगे जा रहा है, पर कहीं ना कहीं एक वो समय भी हमारे नजदीक आ रहा है जिसकी तैयारी जो है मैनेजमेंट काफी महीनों से करते आ रहे हैं। हमारा वॉलेट जो था मतलब ब्लॉकचेन, जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे थे, ब्लॉकचेन हमारी आज से 6-7 महीने जो है पहले हमने डिसाइड किया था कि हम ब्लॉकचेन पे वर्क करेंगे। वो भी अब देखिए कितना राइट टाइम आ गया कि ब्लॉकचेन भी हमारा रेडी है, हमारा वॉलेट भी रेडी है और हमारा TLD डोमेन भी रेडी है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 2-3 नदियों का जो संगम होता है और संगम होने के बाद में फिर एक जो मुख्य धारा बहती है, तो कहीं ना कहीं अब मुख्य धारा में सारी चीजें आने वाली हैं और आने वाले 2 दिन के अंदर जो है आप और हम सब लोग जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम से बहुत अच्छा रेवेन्यू और पैसा बनाने वाले हैं। सो इसी उम्मीद के साथ में मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय उन्होंने मुझे दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप TLD डोमेन को सीरियस लेंगे, MMIT को तो बहुत ज्यादा सीरियस लेंगे और बस फ्यूचर के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि पैसा कमाने का बहुत राइट टाइम आप लोगों के सामने है। आने वाले 2-3 महीनों में एग्रेसिवली अगर हर व्यक्ति काम करता है, 2 महीने यानी 60 दिन ईमानदारी से दिन रात एक करता है, तो ये 60 दिन मतलब आप चाहे जिस भी उम्र के हो पर आपके 60 साल की कमाई को टक्कर दे देगा। बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। नमस्ते सभी लोगों का। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। तो हम लोग वापस फिर से नील सर को इनवाइट करेंगे। सर प्लीज आपको भी है तो अनम्यूट करिए आप। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू राकेश। हाँ जी सर। जी राकेश जी, तो बहुत ही अच्छा दीपक सर ने बताया और सर वो बात करना 20-20% तक नहीं